हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी काफ़ी अच्छा हूँ। आज के सेशन के अंदर हम लोग बेटा करने वाले हैं स्टार्ट एक न्यू चैप्टर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर, जैसे मैंने आपको बताया। अभी तक ऑलरेडी हम लोग उत्कर्ष बैच में ना बेटा बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। नाउ वी विल बी मूविंग अहेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड विद न्यू चैप्टर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि हम नया चैप्टर एक देखेंगे। वो चैप्टर कौन सा होने वाला है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट स्क्रीन की कर लूँ मैं, एक सेकेंड। ऑल डन। अभी देखो सारे एडजस्टमेंट मैंने कर ली, स्क्रीन एकदम चकाचक आपको दिखाई दे रही होगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज बेटा हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। जो बच्चे आज पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं, इस बैच का नाम है उत्कर्ष बैच। और इस बैच के अंदर हम लोगों ने ठाना है कि हम लोग पूरा का पूरा एलईडी खत्म करने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज नॉट अ रिवीजन बैच, दिस इज अ डिटेल्ड ओरिएंटेड एग्जाम ओरिएंटेड बैच। यहाँ पे हमने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिठानी है अच्छी तरीके से। देन वी विल बी मूविंग अपॉन द क्वेश्चन एंड आंसर्स पार्ट। अभी के लिए हमने जो बुक रेफर कर ही रहे हैं, मतलब पूरा का पूरा जो हमारा बैच है वो इस बुक से हम लोग रेफर करके कर रहे हैं ना। ये बुक ऑथेंटिक है कि नहीं है? ये बुक काफी ऑथेंटिक है, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो आपका स्टडी मटेरियल ही है। बट यस, ये 150 पेजेस में आपका पूरा स्टडी मैट कवर करता है, जो कि स्टडी मैट ज्यादा पे चुका है। तो इसके अंदर सारी बातें डिटेल में और अच्छी तरह से प्रेजेंटेबल तरीके से हैं। प्लस मेरे कुछ पर्सनल टीचर नोट समरी वगैरह इसके अंदर सब इंक्लूडेड हैं। आइए, तो हमने कौन कौन से चैप्टर देख लिए थे? हमने देख लिए थे वन से लेके, मतलब जीरो चैप्टर भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, उससे लेके जीरो से लेके हमने देख लिया था। 10 तक देख लिया था, 11 भी हमने देख लिया था, ईवे बिल भी हमने देख लिया था। आज हम लोग बेटा देखने वाले हैं जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स देख लेते हैं, फिर उसके बाद जीएसटी कैलकुलेशन देखेंगे। कैलकुलेशन में कुछ खास नहीं है, इसलिए मैं रिटर्न पहले करा रहा हूँ। एक चैप्टर मैंने जो अभी आपके लिए छोड़ा हुआ है, वो चैप्टर बेटा है एग्जाम्पशंस। एग्जाम्पशंस मैं आपको अलग से कराऊंगा, मैंने आपको बोला था। एग्जाम्पशंस अलग से कराने का कारण यही है कि एग्जाम्पशंस वाला चैप्टर हमारा थोड़ा रटिफिकेशन वाला मोर चैप्टर है। उसमें जो भी एग्जाम्पशंस टेक्निकल है वो मैं आपको एक दो जो भी तीन चार जितनी भी होंगी टेक्निकल, वो सब मैं आपको करा दूंगा। उसके अलावा आप भी खुद देखोगे जब मैं कराऊंगा, मैं जब भी बैच में अपने पेड में भी कराता हूँ, तो भी मैं सेम बात बच्चों को बोलता हूँ कि दिस इज व्हाट यू हैव टू मग अप। सरकार ने किसी चीज के ऊपर जीएसटी बोला है कि नहीं लगाना, तो नहीं लगाना। उसके पीछे का लॉजिक हम लोग बना सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, बट दिस इज ऑफ नो यूज, क्योंकि पेपर के अंदर जब भी वो आएगा, आपको सेक्शन साइट करके नोटिफिकेशन साइट करके अपना आंसर लिखना है। दैट्स ऑल। देर इज नो लॉजिकल और लीगल रीजनिंग बिहाइंड द एग्जामिशन चैप्टर। कहीं कहीं पे है, वो मैं आपको कराऊंगा, वो मैंने आपको बोला, तो डोंट वरी। अभी के लिए हम लोग आ जाते हैं जीएसटी रिटर्न। हमारी किताब में आखिरी चैप्टर है ये, फॉर इंटरमीडिएट ये किताब है, ठीक है। मैं क्लियर कर रहा हूँ पहले ही। फाइनल वाले बच्चों के लिए सेपरेट किताब आएगी, ये वो नहीं है। बट फाइनल वाले बच्चे भी इन्हीं लेक्चर्स को रेफर करेंगे। सीए में इंटर है या फाइनल है, दोनों बच्चों को इसी को रेफर करना है। कारण उसका यही है कि आपको पढ़ाई जो करनी है ना, वो दोनों को एक स्टार्टिंग से सेम करनी है। फिर जहां से दोनों की राहें अलग अलग होंगी, वहां मैं एक्स्ट्रा लेक्चर पोस्ट ऑन करूंगा। जैसे मैंने सप्लाई के लिए एक एक्स्ट्रा लेक्चर पोस्ट ऑन कर दिया है ना, क्लैरिफिकेशन वाला, उसी तरीके से। चलो, तो हमारा अब आ जाता है चैप्टर नंबर 12A, विच इज ऑन पेज नंबर 146। चलो आ जाते हैं 146 के ऊपर, जीएसटी रिटर्न्स। अब जीएसटी रिटर्न्स जो बेटा अपना चैप्टर है ना 12A, काफी बढ़िया चैप्टर है। बहुत अच्छे नंबर आपको ला करके देगा पेपर के अंदर, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हो। यकीन मानो, जितने एमसीक्यू के सिनेरियो या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं और फुल फ्लेजेड क्वेश्चन भी होते हैं, उसमें भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, रिटर्न्स। वैसे नॉर्मली आप देखोगे तो आपको हर एक एमसीक्यू में मिलेगा जीएसटी रिटर्न का दो क्वेश्चन तो कम से कम। तो दो नंबर तो एमसीक्यू में आपके सिक्योर करेगा ही करेगा 15 मार्क्स में से, जो आपके आईडीटी में आने वाले हैं। उसके अलावा ये चैप्टर टेक्निकलिटी में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइनल में या जब भी आप फ्यूचर में भी काम करोगे, तो यही वो चैप्टर है जो आपको मेनली काम करना होगा, जीएसटी रिटर्न का ही। चलो फटाफट से आज इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखना स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। एनुअल रिटर्न, ठीक है। चलो मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर चलता हूँ कि रिटर्न्स होती क्या हैं। जैसा कि आप बेसिकली जानते हो, रिटर्न्स मीन्स अ फॉर्म विच इज यूज टू फाइल द इंफॉर्मेशन। जैसे इनकम टैक्स में हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, वो भी एक फॉर्म होता है। ऐसे ही यहाँ पे भी एक फॉर्म हमारे पास सर जीएसटी में है, और इस फॉर्म को भर के हम लोग सरकार को बताते हैं कि हमने कितना सेल किया, हमें उसके ऊपर कितना जीएसटी पुट ऑन करके जमा कराना है। सो दिस इज द फॉर्म, और बेसिकली यू कैन से ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट और सप्लायर के बीच में
ये सिंगल चैनल है फॉर कम्युनिकेशन, मतलब सप्लायर अपनी सारी बातें गवर्नमेंट को इसी पोर्टल के थ्रू बताएगा, रिटर्न के थ्रू बताएगा, मतलब वैसी बात है। रिटर्न एक इकोसिस्टम है और पोर्टल एक बड़ा उसका, सॉरी, पोर्टल एक इकोसिस्टम है, रिटर्न उसका एक टूल है। तो इस पूरे सिस्टम में इंफॉर्मेशन फाइल करने के लिए रिटर्न नाम का फॉर्म होता है। तो रिटर्न गवर्नमेंट के पास फाइल होती है, गवर्नमेंट भी कुछ बताना होता है सप्लायर को तो अलग रिटर्न फर्निश करते हैं सप्लायर के लिए। तो सारी इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग फॉर्म है। जैसे मान लो मेरा बिजनेस का टाइप अलग है तो मैं अलग फॉर्म भर के बताऊंगा, सो दैट इट विल बी easier फॉर द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई कि ये पर्टिकुलर बिजनेस किस चीज का है जो ये रिटर्न भर रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न का आपको मीनिंग क्लियर हुआ। रिटर्न मीन्स नथिंग बट अ फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। तो इंफॉर्मेशन कैसी भी हो सकती है, जब भी आपको इंफॉर्मेशन फाइल करते हैं उसको रिटर्न बोलते हैं। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले सेक्शन नंबर 37 है, फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई मतलब बेसिक सी बात है, सेल। तो जितना भी आपने सेल किया जब आप वो बताना चाहते हैं तो सेक्शन नंबर 37 में आएंगे। और क्या लिखा है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, तो मतलब जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन लेंगे, ऑब्वियसली बात है, जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिए बिना आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते, है ना। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया तो यहाँ पे ये पहली कंडीशन है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूडिंग सीटीपी। सीटीपी को भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया, सीटीपी को, कैजुअल टेक्सुअल पर्सन को, इनको इलेक्ट्रॉनिकली फर्निश करना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक लिखा ही क्यों है, जैसे हम लोग इनकम टैक्स की बात करें बेटा, तो इनकम टैक्स की रिटर्न जो थी ना वो ऑफलाइन भी जमा होती थी पहले, अभी ऑनलाइन होने लगी है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली आप कुछ फॉर्म ऐसे अभी भी इनकम टैक्स में है जो आप ऑफलाइन जाके ही सबमिट कर सकते हो, ऑनलाइन सबमिट नहीं हो सकते। बट सिंस जीएसटी इज न्यू ईयर टैक्सेशन सिस्टम फॉर अस, रिलेटिवली न्यू देन इनकम टैक्स, है ना। जब तक इनकम टैक्स जो अपना नया कोड आ रहा है उसे अगर आप छोड़ दो तो उसके अलावा देखा जाए तो जीएसटी रिलेटिवली न्यू है। तो इसमें सारी चीजें, ऑल प्रोसीडिंग्स, मैक्सिमम प्रोसीडिंग आप मान लो कि इलेक्ट्रॉनिकली होती है। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल वगैरह सब कुछ। अच्छा, तो इनको इलेक्ट्रॉनिक फर्निश करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिकली, आउटवर्ड सप्लाई इन GSTR 1। तो ये आपको याद रखना है, याद रखना बेटा कि GSTR 1 जो होता है वो सेल दिखाने के लिए होता है। नाउ द फर्स्ट रिटर्न GSTR 1 is used for sale reporting to the government by the supplier, obviously बात है। इसके अंदर क्या क्या होगा, आप इनवॉइस बताओगे, आप डेबिट नोट इशू करें, क्रेडिट नोट इशू करें, रिवाइज इनवॉइस को, ये तो वो सारे डॉक्यूमेंट भी आप साथ साथ ही अलाइन करके अटैच करेंगे, समझे। यस सर, हमको यहाँ तक बहुत समझ में आ गई सारी बातें। देखो, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे टाइम लिमिट वगैरह सब कुछ मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बस साथ साथ चलते रहो। एंड बिलीव मी, मैं आपको बहुत अच्छे चैप्टर खत्म कराऊंगा। अच्छा, सेक्शन नंबर 37 की कुछ एग्जेम्पशंस भी हैं, मतलब ये इन पर्टिकुलर लोगों के लिए अप्लाई नहीं होता। सेक्शन नंबर 37 अप्लाई नहीं होता, मतलब इनको GSTR 1 फॉर देयर आउटवर्ड सप्लाई भरने की जरूरत नहीं है। सर क्या कुछ और भरना पड़ेगा? हाँ बेटा, कुछ और भरना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट खैर के लिए ये मान के चलो, क्योंकि मैंने GSTR 1 पढ़ाया है तो मैं आपको उसकी एग्जाम्पशन पढ़ा रहा हूँ, तो आप ये मान के चलो कि इन लोगों को GSTR 1 नहीं भरनी। कौन सी भरनी है, कैसे भरनी है, कब होगा, क्या है इनके लिए प्रोविजन सेपरेट, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए समझ लो GSTR 1 किस किस को नहीं भरनी, ISD को नहीं भरनी होती, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को नहीं भरनी होती, NRTP नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को नहीं भरनी होती, CTP लेकिन उन पर इंक्लूडेड था। अच्छा, कंपोजिशन स्कीम वाले जो लोग होते हैं वो तो आप जानते ही हो कि उनकी आउटवर्ड सप्लाई के ऊपर GSTR 1 तो जा नहीं सकती, क्योंकि वो जनरली जीएसटी पे नहीं करते हैं। हेलो, देखिए मेरी आवाज नहीं आ रही थी अभी आपको, मैं आपको बता दूं, कंपोजिशन डीलर्स जो होते हैं बेटा वो जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते, दे डू नॉट हैव अ राइट टू कलेक्ट द जीएसटी, हेंस दे आर नॉट डिपॉजिटिंग द कलेक्टेड जीएसटी, तो दे हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोविजन फॉर देम। तो इसलिए यहाँ पे आईएसडी को निकाला गया, एनआरटीपी को निकाला गया, कंपोजिशन डीलर्स को सेक्शन नंबर 10 वालों को निकाला गया, और टीडीएस और टीसीएस काटने वाले लोगों को भी निकाला गया, और OIDAR सर्विसेज वालों को भी यहाँ से निकाल दिया गया है। अब ये न्यू ऐड हुई है एंट्री, तो आपको याद रखना है कि एसएससी जितने भी तरीके के होते हैं उन सब में से केवल आप याद रखना, नॉर्मल टैक्स पेयर्स एंड सीटीपी आर ओनली रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR 1। उसके अलावा किसी को GSTR भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर सेपरेट टूल्स अप्लाई होते हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलो, अच्छा, वंस द डिटेल्स आर फर्निश्ड in GSTR 1 they are auto drafted and communicated to the recipient in GSTR 2A। now what happens, ये इकोसिस्टम है, मैंने आपको बताया।
तो एज अ सप्लायर आपने क्या किया, गवर्नमेंट के पास इंफॉर्मेशन फाइल करी GSTR 1 में, राइट सर? हाँ सर। अब ये बात समझ लेना आप कि आपसे जिसने माल खरीदा वो भी आपका इंतजार कर रहा है ना। आप समझना, मैंने आईटीसी वाले सेक्टर में भी पढ़ाया था आपको कि मान लो मैंने किसी से माल खरीदा, आप सेलर हो मैं बायर हूँ, तो जब तक आप अपनी तरफ से रिटर्न फाइल नहीं कर देते, जब तक मेरे को उसका आईटीसी नहीं मिलेगा, क्योंकि आईटीसी क्लेम करने का अधिकार बायर के पास होता है, तो बायर को आईटीसी क्लेम करने का अधिकार जब तक नहीं मिलेगा मेरे दोस्त, जब तक सेलर जो है वो GSTR 1 फाइल नहीं कर देता। जैसे वो GSTR 1 फाइल करेगा तो उसके बाद एक उसकी कॉपी जो रेसिपिएंट के मतलब की है, ऑब्वियस सी बात है, सबको लेके आ जाएगा। ठीक है, मान लो एक सेलर है, उसके पास रेसिपिएंट R1 R2 R3 R4 ऐसे बहुत सारे हैं, तो इसने तो सबकी सप्लाई जो भी इसने करी सेल करी वो GSTR 1 में दिखा दी। अब इस GSTR 1 के बेसिस के ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसकी जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट जैसे R1 की जितनी रेलेवेंट सप्लाई होगी जिनको प्रोवाइड क्लियर करना चाहता है, वो ऑटोमेटिक एक रिटर्न उसके पास पहुंचेगी, जिसको बोलते हैं GSTR 2A। GSTR 2A भी आपको याद रखना है बेटा, क्या होता है GSTR 2A का। जी सर, मैं आपको बता रहा था GSTR 2A ऑटो पॉपुलेटेड रिटर्न होती है। जब हम लोग GSTR 1 भरते हैं तो 2A ऑटोमेटिक ड्राफ्ट होके रेसिपिएंट के पास पहुंच जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट इसमें आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे बताएंगे। तो अभी तक मैंने आपको बताया सप्लायर विल फाइल GSTR 1 टू द गवर्नमेंट, राइट सर? मैं आपको वापस से एक बार बता देता हूँ मैंने अभी तक आपको क्या समझाया। मैंने बताया GSTR 1 फाइल करेगा सप्लायर, करेगा किसके पास? गवर्नमेंट के पास। नाउ इसमें क्या डालेगा? अपनी आउटवर्ड सप्लाई। आउटवर्ड सप्लाई में सब कुछ आ जाएगा, अगर उसने डेबिट नोट वगैरह कुछ भी इशू किया है तो उसके सपोर्ट में, आउटवर्ड सप्लाई के सपोर्ट में वो इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट सब कुछ अपलोड करेगा, राइट सर? ओके। अच्छा, इसके बाद यहीं से GSTR 1 के बेस के ऊपर ही एक और रिटर्न अपने आप बन जाएगी, इसको बोलेंगे GSTR 2A। GSTR 2A अपने आप रेसिपिएंट के पास पहुंच जाएगी, जो भी उसका रिस्पेक्टिव रेसिपिएंट होगा और जिसको आईटीसी क्लेम करना रहेगा उस सेल के ऊपर जो इसने रिपोर्ट करी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। अच्छा, आगे आ जाओ। टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग GSTR 1, ये सब पूरा काम जो सर करना है ना, कितने समय में करना है? ये 10वें दिन सक्सीडिंग मंथ फॉर द मंथली फायर्स एंड बाय द 11th डे फॉर द क्वार्टरली फायर्स। तो देखो यहाँ पे क्या बात है, मैं अभी आपको समझाऊंगा क्वार्टरली फाइलिंग वाली स्कीम क्या है। जनरल स्कीम जो होती है वो मंथली होती है, तो जीएसटी बेटा मंथली जाता है। जैसे मैंने कुछ भी जनवरी की सेल जो करी, तो मेरे पास GSTR 1 भरने की जो लास्ट डेट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10 फरवरी। अगले महीने की 10 तारीख तक मुझे रिटर्न भरनी रहती है उस पीरियड की जो बीत चुका है। तो जनरली डेट ये होती है कि अगर मैंने इस महीने सेल किया तो अगले महीने की 10 तारीख तक मुझे भरना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास एक QRMP करके भी एक स्कीम होती है, QRMP स्कीम। अभी के लिए समझ लो कि QRMP स्कीम के लिए 11वां दिन होता है क्वार्टर वाला, एंड बाय द 11th डे फॉर क्वार्टरली फायर्स अंडर QRMP स्कीम। तो अभी के लिए समझ लो 11वां दिन होता है, बट मैं अभी आपको QRMP स्कीम जो समझाऊंगा तो क्लैरिटी भी दे दूंगा। ठीक है, समझे? हाँ सर, क्लियर है? हमको हम थोड़ा होल्ड करके रखेंगे, दिमाग में बैठा ली कि कॉमनली 10वां दिन होता है। 10वें दिन से पहले ही मान लो आपको फाइल करनी, लास्ट डेट 10वां ही दिन है, ठीक है, उसके पहले ही करनी है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर 1 2023 द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग GSTR 1 फॉर अ टैक्स पीरियड इज 3 years फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। एक्सटेंशन टू दिस टाइम लिमिट मे बी अलाउड अंडर स्पेसिफिक कंडीशन। 1 अक्टूबर 2023 से बेटा अमेंडमेंट आ गई है और ये बोला गया कि मैक्सिमम टाइम लिमिट GSTR 1 की जो है वो 3 साल हो गई है। अभी कितनी हो गई है? 3 साल हो गई। तो सर अगर मान लो, ये ऐसा नहीं है कि आपको अभी 10 तारीख वाली डेट याद नहीं रखनी, रखनी है, लेकिन एक ये मैक्सिमम टाइम पीरियड भी तो होना चाहिए ना। जैसे अगर मैंने मिस कर दिया इस महीने, अगले महीने भी कर दिया, तो ऐसा करते 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 मैं 3 साल तक मिस कर सकता हूँ, बट 3 साल बाद, 3 साल से पहले पहले बेसिकली मैं GSTR 1 अपनी पूरी की पूरी फाइल कर सकता हूँ इकट्ठा। ठीक है जी, ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। ओके। अच्छा, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अब ये रेक्टिफिकेशन कुछ हो गया, जो मैंने फाइल कर दिया था उसमें सेल गलत दिखा दिया, या उसमें सेल दिखाया था माल वापस आ गया, तो क्या होगा? इफ अमेंडमेंट और अपडेट आर नीडेड आफ्टर सबमिटिंग GSTR 1, टैक्स पेयर कैन मेक चेंजेस यूजिंग GSTR 1A। तो उनको एक अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, सेपरेट फॉर्म भरना पड़ेगा, विच इज नोन एज GSTR 1A। GSTR 1A बोलता है कि आप अमेंडमेंट जो भी करोगे ना, मेरे अंदर भर के आप जमा कर दो, तो वो जो हमने पहले 1 फाइल किया था ना उसमें चेंजेस हो जाएगा। अच्छा, GSTR 1A allows taxpayer to modify or add details for the current period including new invoices और amendment to the existing one। मतलब आप नए बिल भी चढ़ा सकते हो, पुराने वाले में भी चेंज कर सकते हो। अच्छा,
उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा उसके ऊपर जो भी टैक्स होगा, या अगर मान लो आप सेल डालना भूल गए थे तो उसके ऊपर पेनल्टी जो भी लगेगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब रेक्टिफिकेशन कैन ओनली बी मेड अप टू 30 नवंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर टू विच रिटर्न पर्टेन्स और बिफोर फाइलिंग रेलिवेंट एनुअल रिटर्न व्हिच आर अर्लियर। तो ये डेट तो आपको याद ही रखनी है कि नेक्स्ट ईयर की 30 तारीख तक, 30 नवंबर तक आप अमेंडमेंट या रेक्टिफिकेशन कर सकते हो। मतलब इस साल जो भी आपने पूरे साल सेल किया, इस साल में आपने जो भी रिटर्न फाइल किया, उसमें अगर आपको कुछ चेंज करना रहेगा ना तो आप अगले साल की 30 नवंबर तक कर सकते हैं, या एनुअल रिटर्न आपने जब फाइल किया होगा, दोनों में से जो भी पहले फॉल करेगा वो। ठीक है, अभी एनुअल रिटर्न पढ़ाऊंगा, वो भी समझ में आ जाएगा। अच्छा, restriction on furnishing returns. A taxpayer cannot submit GST 1 for a new tax period if they have not filed returns for the previous tax periods. मतलब अगर मैंने साल 2022 से 23 के लिए GSTR 1 फाइल नहीं करी तो क्या मैं 23 से 24 के लिए फाइल कर सकता हूं? नहीं सर। अगर आपने 22 से 23 के लिए फाइल नहीं करी तो 23 से 24 के लिए भी नहीं कर पाओगे, तो आपको हमेशा प्रीवियस वाली पहले कवर करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि 3 साल का पीरियड यहाँ पे आपको दिया गया है, तो आपको 3 सालों तक का रिटर्न फाइल करने का जब आपको अलाउ किया गया तो आप पहले वो फाइल करो ना। जैसे मान लो मैंने जनवरी छोड़ दिया, फेब्रवरी छोड़ दिया, मार्च भी छोड़ दिया, फिर मैंने सोचा यार अप्रैल से नया साल चालू होता है, फाइनेंशियल ईयर, यहाँ से भरना चालू करते हैं, इस 3 महीने को छोड़ देते हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है, ये 3 महीना आपको फाइल करना ही पड़ेगा पहले, उसके बाद ही आप अप्रैल वाला फाइल कर पाएंगे। ठीक है जी, ओके सर। लेकिन सर्टेन क्लासेस को गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट कर सकता है इस रूल से। वो चाहे तो कुछ लोगों को बोल सकता है कि भैया कोई बात नहीं, पहली वाली छोड़ो, बस ये भर दो। अच्छा, इनवॉइस में क्या क्या डिटेल डालनी पड़ेंगी जो हम लोग अपलोड कर रहे हैं? तो बेटा B2B सप्लाई होती है, एक तो बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मैं बिजनेस हूँ, आप भी बिजनेस हो, तो मुझे बिजनेस कैसे पता चलेगा? जब भी मैंने सेल किया, अगर आप आगे बेचने के लिए खरीद रहे हो तो B2B ट्रांजेक्शन है। दैट मीन्स यू विल ऑल्सो क्लेम आरटीसी अपॉन द परचेज फ्रॉम मी, राइट? जैसे आपने मेरे से मार्कर खरीदा और आप भी ट्यूशन टीचर हैं, तो मुझे पता है कि आप इस मार्कर के ऊपर आरटीसी क्लेम करोगे अपने बिजनेस में, तो ये B2B ट्रांजेक्शन है। अभी B2B ट्रांजेक्शन का क्या हिसाब है? B2B ट्रांजेक्शन का मैं आपको बता देता हूँ क्या हिसाब है, देखिए। अभी B2B ट्रांजैक्शन का ये हिसाब है, इनवॉइस वाइज हमको चढ़ाना पड़ेगा, मतलब एक एक करके सेपरेटली सबको, क्योंकि सेपरेट कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? देखो, B2B में सबके पास जीएसटी नंबर होगा, तो आप जीएसटी नंबर वाइज, इनवॉइस वाइज, ऑब्वियसली इनवॉइस वाइज आपको अलग अलग करना पड़ेगा, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सेपरेटली हर एक बिजनेस को इजीली। दैट इज वाई गवर्नमेंट हैज टोल्ड कि आपको इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है, जीएसटी नंबर वाइज नहीं, इनवॉइस वाइज। ये भी हो सकता है कि एक ही जीएसटी नंबर की बहुत सारी इनवॉइसेस हो, लेकिन आपको सबको सेपरेटली चढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, B2C में क्या होगा? अब B2C में देखना पड़ेगा कि ये इंटरस्टेट है या इंट्रास्टेट है। इंट्रास्टेट मतलब आपको याद होना चाहिए अब, सेम स्टेट, सप्लायर और रेसिपिएंट एक ही जगह पे हैं, तो आप कंसोलिडेटेड डिटेल्स डाल सकते हो। कंसोलिडेटेड डिटेल्स का मतलब क्या हुआ? कंसोलिडेटेड का मतलब आप सभी लोग जानते हो, इकट्ठा कर देना। तो आपने जितना भी सेल किया ना, सबको जोड़ के दिखा दो, कस्टमर का नाम लिखने की जरूरत नहीं है। B2B में बिजनेस का नाम लिखना जरूरी था, यहाँ पे लिखना जरूरी नहीं है इंट्रा में। अच्छा, अगर आप इंटर में पहुंच जाते हैं, इंटर में मतलब ये इंटर नहीं जिसमें आप पढ़ रहे हैं, नहीं, इंटर में पहुंच जाते हैं मतलब क्या कि अगर आप डिफरेंट स्टेट में सप्लाई करते हो, तो अगर आपका इनवॉइस का वैल्यू 1 लाख से एक्सीड हो जाता है तो इनवॉइस वाइज डिटेल डालना पड़ेगा, बाकी का कंसोलिडेट कर देना। जैसे मान लो मेरी एक इनवॉइस थी जो 1 लाख रुपए की थी, तो मैं पहले इसको इनवॉइस वाइज डाल दूंगा, और बाकी मेरी 9 लाख रुपए की सेल थी अलग अलग लोगों को, लेकिन इंडिविजुअल कोई भी इनवॉइस 1 लाख से ज्यादा की नहीं थी, तो मैं इसको कंसोलिडेट करके दिखा दूंगा। सरकार ऐसा करवाना ही क्यों चाहती है रिपोर्टिंग इतना ज्यादा कैडा? उसका कारण ये है बेटा कि ताकि फ्रॉड ना हो पाए। बहुत सारे लोग फ्रॉड करते थे, आईटीसी क्लेम कर लेते थे एक्स्ट्रा, जो कि उन्होंने कभी परचेज भी नहीं किया, इसी वजह से। अच्छा, taxpayers can file a nil GSTR 1 using SMS through their registered mobile number. मतलब even though your outward supply, even though your outward supply are zero, तो भी आपको GSTR 1 भरना पड़ेगा बेटा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अगर आपने GSTR 1 नहीं भरा तो कॉन्सिक्वेंसेस पेनल्टी वाइज आपके ऊपर लगाए जाएंगे। तो GSTR 1 अगर आपके पास सेल नहीं है तो भी भरना जरूरी है। ये GSTR 1 आप जीएसटी पोर्टल पे जाके भर सकते हो, और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से भी एसएमएस करके भी भर सकते हो बिना इंटरनेट के, अगर वो नील है तो। और ऐसी बात है, आप एसएमएस से नील भर सकते हो केवल, अगर कोई इसमें सेल वगैरह इनवॉइस वगैरह चढ़ाना होगा तो मोबाइल से पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन, फिर आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा काम। अच्छा, फर्निशिंग ऑफ रिटर्न सेक्शन नंबर 39 GSTR 3B के हम लोग अब बात कर रहे हैं। अभी हमने 1 देखा, 1 में बेटा मैं आपको फटाफट रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या देखा। 1 सबको भरना जरूरी है, लेकिन कुछ लोग इसमें नहीं आते, जैसे IFT, NRTP,
और कंपोजिशन टैक्स पेयर और टीडीएस टीसीएस वाले बंदे और ओआईडीआर वाले बंदे, ठीक है। इसके बाद हमको 10वें दिन तक भरनी है, अगले महीने के 10वें दिन से पहले पहले, और ऐसी बात है। ये 11 हो जाएगा अगर क्यूआरएमपी स्कीम में है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, मैक्सिमम टाइम लिमिट 3 साल है, और ये रूल्स के साथ साथ ये भी है कि अगर आपने प्रीवियस रिटर्न फाइल नहीं करी है तो आप आगे वाले आने वाली पीरियड वाली रिटर्न फाइल नहीं कर पाओगे जब तक प्रीवियस वाली रिटर्न आपने फाइल नहीं करी है। बहुत सॉर्टेड सिंपल चीज है, यस सर। इसके बाद यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि जीएसटीआर 1 की वजह से जब भी आप फाइल करोगे 1, तो वहां पे एक फटाफट से ऑटो पॉपुलेशन हो जाएगा जीएसटीआर 2A का, जो रिसिपेंट के बाद जाएगा, जिसके बेस पे वो आईटीआर कह रहा हूँ, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपको कुछ अमेंडमेंट करना रहेगा, रेक्टिफिकेशन करना रहेगा, एडिशन डिलीशन सब्सट्रैक्शन चेंज करना रहेगा, वो सब अलाउड है करना, उसके लिए जीएसटीआर 1A भरना पड़ेगा। 1A भरने का डेट क्या है? 30 नवंबर अगले साल का, या एनुअल रिटर्न जब भी आप फाइल करते हैं, दोनों में से जो भी डेट पहले फॉल करेगा वो, ठीक है। इसके बाद आपको ये बात समझनी है कि अगर आप इनवॉइस अपलोड कर रहे हैं तो वो आपको मतलब कैसे करना है, इंडिविजुअली करना है कि कंसोलिडेट करके करना है। मैंने 50 लाख की सेल करी तो 50 लाख पूरा दिखा दूं कि 1-1 लाख करके 50 बार दिखाऊं? तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन ये आई कि अगर आप इंटरस्टेट करते हो, ठीक है, ये ना, इसके पहले ये था कि अगर आप B2B सेल करते हो तो आपको दिखाना ही दिखाना है इनवॉइस वाइज, चाहे 1 रुपए की सेल हो। लेकिन अगर आप B2C करते हो, B2C में भी 1 लाख से ज्यादा की इनवॉइस है, तो आपको दिखाना पड़ेगा इनवॉइस वाइज, अन्यथा कंसोलिडेट करके मतलब सारा सेल इकट्ठा करके भी दिखा सकते हैं, ठीक है। और ये बात भी मैंने आपको बताई, इवन दो योर सेल्स आर जीरो, यू हैव टू फाइल व्हाट, GSTR 1। और उसकी सुविधा के लिए सरकार ने बोला कि आपको पोर्टल के पास जाने की जरूरत नहीं है। पोर्टल के पास जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, आप बिजनेसमैन हो तो आप ये काम किसी और से ही करा रहे होगे, मोस्ट प्रोबेबली एक प्रोफेशनल आपका ये काम कर रहा होगा, उसको आप फीस देते होगे, तो नील भी जाएगी तो भी वो फीस देगा ना। इसी वजह से सरकार ने बोला कि आप एसएमएस से भी फाइल कर सकते हो मेरे भाई, नील रिटर्न कोई दिक्कत नहीं है, एसएमएस करके फाइल कर दो। लेकिन फाइल करना बहुत जरूरी है, बिना फाइल करे काम नहीं चलेगा। चलो, हमने अब पढ़ना है अगली क्लास के अंदर 3B। देखो क्लास क्या, मैं रिकॉर्ड तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसके साथ साथ ही कर लूं, but again I want to keep the things separately, that is why I am keeping GSTR 1 separate and GSTR 3B separate। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में बेटा बात करने वाले हैं 3B के बारे में। तो हमारा ये जो भी लेक्चर होगा ना, मैं इसको पार्ट्स में तोड़ दूंगा ताकि आप नेक्स्ट पार्ट भी देखें। नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना, इसके अंदर मैंने 3B समझाया, आज मैंने आपको 1 समझाया, 1A समझाया, 2A समझाया, ठीक है जी। चलिए सायोनारा, अगली क्लास में मिलेंगे, अगले सेशन में मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। मैं इंतजार कर रहा हूँ, अगले सेशन में बैठा हुआ हूँ, ठीक है, फटाफट आओ। ओके, टेक केयर।